कहानी कुर्सी की में आज बात हमने चुनावी राज्यों की कर ली, मध्य प्रदेश राजस्थान की बात हुई। अब जरा हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ये शायद इस इंडिया गठबंधन का सबसे क्रूशियल एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जहां अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो हमको खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और दिल्ली में लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस प्लस आप क्या करें, मजबूरी है साहब। अब क्या ये मजबूरी उस हद तक पहुंच गई है जब अब सहन नहीं हो रही है? ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बार बार कांग्रेस पार्टी का कोई नेता दिल्ली की 7 सीटों का जिक्र कर देता है, उधर से आम आदमी पार्टी का नेता, मंत्री, कार्यकर्ता, प्रवक्ता सब लोग जो है पिल जाते हैं, रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। अभी आपने देखा 2 दिन पहले कितना बड़ा झगड़ा हुआ जब कांग्रेस पार्टी ने यह कह दिया कि हम 7 सीटें लड़ेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा झुकाया कांग्रेस पार्टी को कि उनको दोबारा बैठक करनी पड़ी, प्रवक्ताओं से, अपने प्रभारी से बयान दिलवाने पड़े और कहना पड़ा कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब आज एक बार फिर संदीप दीक्षित, जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो बार बार बयान देते हैं। उन्होंने एक बार फिर स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा हमारे नेताओं ने क्या गलत कहा था। अलका लामा का बयान आया था कि हम 7 सीटों पर लड़ेंगे, उन्होंने कहा क्या गलत कहा था, बट भी कोई सीटों का बंटवारा तो नहीं हुआ है, हम 7 सीटों पर तैयारी करेंगे। सुनिए। ये तो एक नीडलेस कंट्रोवर्सी है। अलका लामा जी ने मुझे याद ये कहा था कि हमको 7 सीटों पर तैयारी करनी चाहिए, और करनी चाहिए भाई तैयारी। अलायंस जब तय होगा तब होगा। अलायंस भी अगर तय होता, मैं आपको बताऊं, अगर समझ लीजिए कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हैं, या कांग्रेस के जिससे अलायंस करता है उसे 2 सीटें मिलती हैं, ठीक है, तो अगर दूसरी सीट पर हमारी तैयारी नहीं है तो हम अपने पार्टनर की मदद कैसे करेंगे? और अगर हमको तो नहीं मालूम भाई 7 सीटें हैं, समझ लो हमको 4 सीटें मिलती हैं, कौन सी 4 मिलेंगी हमें क्या पता अभी। तो उनमें अगर हम तैयारी नहीं करके रखेंगे तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? लोकसभा चुनाव के 2 दिन में लड़ लिया जाता है। अरे तो पार्टी हमलावर हो गई। नहीं, हाँ, कुछ नहीं है वो। देखो, एक तो क्या कि थोड़े बहुत बेवकूफ़ हैं, कम समझते हैं, तो सामान्य भाषा वो समझते नहीं है। दूसरा क्या, जिंदगी में कभी उनको सच सुनने की आदत नहीं रही ना, वो सच और झूठ के बीच में अंतर नहीं समझते। जिस आदमी ने जिंदगी भर झूठ बोला हो वो समझता ही नहीं है कि सच क्या होता है, सत्य कैसा होता है, और निष्ठा और प्रतिष्ठा वाली पार्टी किस तरीके से बात करती है। जो जैसे मैंने कहा ना, जिस स्तर पर आम आदमी पार्टी हमेशा रही है वो कांग्रेस के स्तर को कभी नहीं समझती है। भाई प्रजातांत्रिक व्यक्ति थोड़ी है ये, तो जिसको कहते हैं ना फासिस्टवाद का एक नमूना है ये आदमी। और क्या है? लिबरल बताते हैं अपने। अरे लिबरल भाई, बताने को तो आदमी कुछ भी बता सकता है। इंडिकेशन तो मिल ही गया था अमित शाह से कि आगे पार्टी में नहीं जाएंगे, तो अब अमित शाह जी ने कुछ हुक्म दिया है तो कुछ तो तामील इनको करनी पड़ेगी ना। भाई आका ने बोल दिया तो अब ये क्या करे बेचारा, नीचे जमूरा तो वही कहेगा। आप जरा सा इसका कॉन्टेक्स्ट समझिए। संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता के लिए, सबसे बड़े नेता के लिए, केजरीवाल जी के लिए कह रहे हैं, क्या शब्द इस्तेमाल किए? बेवकूफ हैं थोड़े, ये सच नहीं सुन सकते मतलब झूठे हैं, और तीसरा ये फासिस्ट है। संदीप दीक्षित कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी और इस वक्त गांधी परिवार कम से कम संदीप दीक्षित को या उनकी कही बात को उस तरीके से नहीं काट सकता जिस तरीके से अलका लांबा की बात को काट दिया था या डिसोन कर दिया था। संदीप दीक्षित वो नहीं है। राहुल गांधी का जब घर छिन गया दिल्ली के अंदर, राहुल गांधी जब सांसद नहीं रहे और उनके लिए घर की तलाश हुई, तो कौन सा घर ढूंढा गया था? संदीप दीक्षित का घर ढूंढा गया था। शीला दीक्षित का पुराना घर, जहां रहती हैं आरती जी, हमारे मेरे पड़ोसी है, राहुल गांधी की पड़ोसी हो जाती हैं। तो वो संदीप दीक्षित है। ये कांग्रेस पार्टी के कोई दूसरे प्रवक्ता नहीं है। कह दिया था बाबरिया साहब ने, कह दिया था कि अलका जी अपने प्रवक्ता के लिए कह दिया था कि ये अपरिपक्व लोग हैं, अपने स्पोक्सपर्सन के लिए कह रही थी, संदीप दीक्षित के लिए नहीं कह सकते हैं। और वो संदीप दीक्षित उनको कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं अरविंद केजरीवाल के लिए, जो कहना है भी आपने सुन लिया। नहीं, क्यों लगाना चाहिए? शीला दीक्षित जैसी नेता के लिए अरविंद केजरीवाल ने, राजनीति होती है, सबको सत्ता चाहिए। जो भी राजनीतिक दल के रूप में आया तो उसको सत्ता ही चाहिए, बाकी सब फालतू की बात है, बाकी सब आवरण है, ढोंग है। आपको समाज सेवा भी करनी तो भी सत्ता चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी नेता के ऊपर आपने जिस तरह की टिप्पणियां की, संदीप दीक्षित उनके पुत्र हैं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखें, ये वाला उनका निजी वाला हटा भी दें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखें, उनके तो कोई भी नेता आके बोल देंगे कि ये चुनाव नहीं जीते, ये जीत नहीं पाते, ये हार गए। ठीक है, आज नहीं है कांग्रेस पार्टी की स्थिति, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ये नेता बरसों राजनीति करके तब उसके बाद ये सारी बातें बोल रहे हैं। और एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जो बात है उसको समझें जरा, ये हर बात झूठ बोलते हैं। यानी संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि राजनीति में कई बार
एक दूसरे को स्पेस भी दिया जाता है, गुंजाइश जिसको कहते हैं ना, कि गुंजाइश तो थोड़ी बनी रहे। ये गुंजाइश नहीं देना चाहते हैं, यानी कांग्रेस की राजनीति पूरी तरह से खत्म करके और कहेंगे अच्छा ठीक है भाई हम 2 सीट तुमको दे दे रहे हैं। तो ऐसे कांग्रेस का कैडर कहां बचेगा और कांग्रेस का वोट कहां बचेगा? और सचमुच अगर वो तैयारी नहीं करेंगे तो मदद कहां करेंगे? ये ऐसा ही है कि तुम्हारी जेब से नोट निकाला, उसी में से तुमको 2 रुपया दे दिया, ये लो तुम्हारा, मतलब उन्हीं की सीट है। दिल्ली कांग्रेस की थी, कांग्रेस पार्टी की थी, और वहीं आपने कब्जा कर लिया है, मेहनत से कब्जा किया। हम ये नहीं कह रहे कि आपने कोई डकैती डाली है, चुनाव जीते हैं, लेकिन आप उसी कांग्रेस पार्टी को फिर कह रहे हैं चलो 2 सीट तुम भी लड़ दो। मेरा प्रश्न ये है विजय जी कि जो संदीप दीक्षित कह रहे हैं, ठीक है ये तो शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, तो वो कोई कहेगा यार इनका पर्सनल झगड़ा है तो अरविंद केजरीवाल के साथ, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी की यही सोच है अंदर से केजरीवाल जी के लिए? सौरभ जी, राजनीति में लिटरेचर के 2 शब्द काम में मुझे याद आते हैं। एक शब्द है 50 शेड्स ऑफ ग्रे, जो आपने बहुत सुना होगा, बहुत पॉपुलर रहा, और दूसरा कुलदीप नायर साहब की भी एक किताब थी बिटवीन द लाइंस। इन 2 शब्दों को पॉलिटिक्स पर डिस्कशन करते समय हमेशा याद रखना चाहिए। उसका मतलब है कि पॉलिटिक्स कभी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, चाहे वो संदीप दीक्षित बोले, चाहे वो अरविंद केजरीवाल बोले या कोई और बोले, वो बिटवीन द लाइंस है। और उसके शेड्स जो है ना, वो 50 है कि 500 है, ये नहीं पता आपको, पहली बात। तो इसलिए हम क्या है, हम बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। हम जर्नलिज्म में ब्लैक एंड वाइट पर काम करते हैं, पॉलिटिक्स कम से कम ब्लैक एंड वाइट पर तो होती ही नहीं, ये बात समझने की होगी। तो अलका लांबा ने जो बोला वो मुझे लगता है वो वाटर टेस्टिंग थी कांग्रेस की तरफ से। अलका लांबा प्रवक्ता है, तो कांग्रेस ने ये सोचा होगा कि अलका लांबा बाहर आके कहती हैं, उसका रिएक्शन देखते हैं कि क्या हो रहा। और फिर आप समझिए इसको टेक्निकल बात, यदि कोई पार्टी का बड़ा लीडर आएगा तो वो क्या कहेगा? अलका लांबा ने कहा कि तैयारी करनी चाहिए, ये कहा गया है। तो ठीक है, तैयारी करना तो अलग चीज़ है ना, तैयारी करना और लड़ने में फ़र्क है। कांग्रेस पार्टी को जो संदीप दीक्षित जिसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, 7 सीटों पर तैयारी करें। अरविंद केजरीवाल भी ने भी यही कहा कि उनकी पार्टी जो है 7 सीटों पर तैयारी कर रही है। वो सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, वो एक्सप्लेन के साथ एडजेक्टिव भी लगा रहे थे, एडजेक्टिव लगा रहे हैं, लेकिन वो ठीक है उससे। और जब आपको गठबंधन करना होता है ना, तो पहले खुद को ताकतवर बनाना पड़ेगा। अगर आप ताकतवर नहीं है, अगर आप में एग्रेशन नहीं है, तो आपको कोई भी दबा लेगा। और अरविंद केजरीवाल जैसी पार्टी तो, उनकी पार्टी तो और ज़्यादा एग्रेशन के साथ रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि समझौता नहीं होगा। फिर इसमें एक और चीज़ है मुश्किल काम, कि लोकसभा चुनाव देखें 2019 का, तो उसमें कांग्रेस को 5 सीटों पर नंबर 2 पार्टी है। हाँ, दिल्ली में ठीक है, 7 में से 5 पर। और विधानसभा को देखें तो सारा का सारा कब्जा आम आदमी पार्टी का है। तो दोनों का दावा गलत नहीं कह सकते आप कि किस तरह से बदला है, किस तरह से नहीं बदलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता इन दोनों में से निकलेगा। इतना आसान नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आप संदीप दीक्षित के स्टेटमेंट का आखिरी हिस्सा कि अमित शाह ने कहा था कि ये भाग जाएंगे बाद में, तो इशारा दे दिया था, वही होने जा रहा है क्या? नहीं, वो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इंडिया का जो वो है, उसमें अब बहुत टूटने की गुंजाइश कम है। लेकिन आम आदमी पार्टी से कांग्रेस की बिटरनेस इसलिए है क्योंकि सारी कांग्रेस की पॉलिटिकल स्पेस आम आदमी पार्टी ने ली है। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं ये टूट आपको होती नहीं दिखती, कम से कम अभी तो मुझे नहीं लगा। आरती, देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग था संदीप दीक्षित जी का स्टेटमेंट, और उनका प्रोजेक्शन जो था वो ये था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो बी टीम है बीजेपी की। उनका प्रोजेक्शन ये भी था कि वो अमित शाह जी से सारी इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। तो ये क्लियरली अगर ये इंडिया INDI के हिस्सा है, ये कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी भी एक तरफ से, और दूसरी तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अलका लांबा के, अब संदीप दीक्षित के भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नया जो है इमेज बनाने की कोशिश में लगी हुई है कांग्रेस कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे। जबकि इनफैक्ट एक केस में, एक शीश महल का एक केस है, वहाँ सलमान खुर्शीद जी जो है वो आम आदमी पार्टी की पैरवी कर रहे हैं। तो ऐसी जब सिचुएशन हो तो ये बहुत कंफ्यूजन जो क्रिएट कर रहे हैं, मुझे लगता है अंदर से कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस पार्टी की भी और आम आदमी पार्टी की भी। ये भी उनको कहीं ना कहीं एक जो डायलेमा, कल भी मैंने कहा, जो एक डायलेमा है कि कांग्रेस पार्टी को एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो बेस थी दिल्ली में, उसको रीगेन करना चाहिए कि नहीं। अंदर ही अंदर उनके यहाँ कई लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि हम लोगों ने मेहनत की है, हमको सब कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं। और ये खबर ये भी थी, अभी जो मीटिंग हुई है 2 दिन पहले, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, पार्टी लीडरशिप ने भी माना है कि हमें मजबूत होना है। हाँ। उनको भी ये लगता है कि ये फैसला हमारे लिए शायद बहुत बेनिफिशियल ना हो, हमारे लिए राज्यों में आम आदमी पार्टी के साथ जाना। अब जरा इसको आप इंडिया अलायंस जो है, इसमें अगर केवल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये कितनी सीटों पर रेलेवेंट है ये गठबंधन?
दिल्ली की 7, पंजाब की 13, गुजरात की 26। ये कुल मिलाकर होती है 46 सीटें। गुजरात में तो कुछ कोई रिलेवेंट है? गुजरात में सर विधानसभा में 40 लाख वोट ले लिया था ना, केवल ले लिया था, लेकिन अगर लोकसभा के लिहाज से कहें गुजरात में नहीं तो लड़ेगी कहीं आम आदमी खड़े होने पार्टी। की भी स्थिति में है। लोकसभा में अरविंद केजरीवाल के साथ अंडरस्टैंडिंग रहेगी ना गुजरात में भी। नहीं, केवल उस संदर्भ में समझिए। ये अच्छा आपने कहा। कांग्रेस पार्टी के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अभी जो एक बड़ा वर्ग है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ इस तरह से है कि वो कह रहा है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नहीं जाना चाहिए। वो एक तरह से कहें तो राहुल गांधी पर भरोसा नहीं करता, कांग्रेस पर आगे जिसको कहते हैं ना कि लंबी लड़ाई के लिए भाजपा और मोदी के सामने कांग्रेस पर भरोसा नहीं करता। वो चाहता है केजरीवाल को बड़े होते हुए देखना, और कांग्रेस अगर इस ट्रैप में फंस गई तो उसके लिए संकट बढ़ने वाला है। भले उसे अभी लगे कि हम अपनी चीजें ठीक कर रहे हैं, उसकी सीटें ज्यादा खतरे में आ सकती हैं बढ़ने की वजह। मैं फिर कह रहा हूं, आप गुजरात पर सहमत नहीं है, मैं फिर भी, क्योंकि गुजरात में असेंबली तो लड़े ना केजरीवाल, और ठीक ठाक लड़ गए थे पहली बार के हिसाब से। 46 सीटें। अब क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया 5 साल के अंदर आप कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस, अभी उनका वर्कर और बीजेपी का वर्कर तो जुड़ नहीं पा रहा, जब वो पार्टी में आ गए, जब उन्होंने राज्य आपको जिता करके दे दिया। और यहां अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का वर्कर जो दिन रात लठ लेके खड़ा रहता है सड़क पर, उसको आप कह रहे हैं एक साथ चुनाव लड़ो जाकर के। नहीं, वर्कर को नहीं कह रहे हैं। यहाँ केजरीवाल नहीं तैयार है। नहीं, अब ये अलायंस चलेगा तो आप बोलेंगे ना पंजाब में और देखिए, वर्कर लड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्कर तो बड़ा मुश्किल होती है, और वो बेचारा क्यों हमेशा जल्दी छोड़ दे। उससे कौन पूछ रहा होता है। लेकिन जब आप अलायंसेस ये बनते बताइए हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कोई भी नेता अपमानित कर दे रहा है, ये ठीक है क्या? भाई मैं कह रहा हूं ठीक, वर्कर तो लड़ेगा ना, वर्कर तो लड़के ही तो आपकी पार्टी को खड़ा कर देता है। आप जाके टेबल पर समझौता वो जाएगा आम आदमी पार्टी के मोहल्ले में वोट दिलवाने के लिए, कैसे जाएगा वोट? मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूं। आप बसपा सपा का तो आप कहते हैं वोट ट्रांसफर नहीं होता है, ये वोट ट्रांसफर हो जाएगा। ये कार्यकर्ता के लेवल पर, वोटर के लेवल पर तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अलायंसेस तो लीडर्स करते हैं ना। हमेशा ही ऐसा था, वो किसी भी पार्टी में हो, क्या पूछते हैं आप कार्यकर्ता से? और वो कार्यकर्ता के लिए कई बार दुविधाजनक बात होती है कि वो जिसके खिलाफ लड़ रहा है, जिससे कर रहा है। अब आज की बात कर रहे हैं, 2014 में क्या हुआ था? शीला दीक्षित को हराया था ना आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने हराया था ना। आप 14 की बात कर रहे हैं, मैं असेंबली की बात कर रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस के साथ ही सरकार बनाई थी ना आम आदमी पार्टी ने, पहली सरकार कांग्रेस के साथ बनाई थी। तो इसलिए पॉलिटिक्स में, इसलिए मैंने कहा कि 13 में, तो इसलिए उसको समझना चाहिए। और अभी आप इतना हंगामा कर रहे हैं, अभी दिल्ली सेवा बिल पर क्या हुआ? तमाम बहस कर रहे थे कि कांग्रेस साथ देगी कि नहीं देगी। इसलिए मैंने कहा कि वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे और बिटवीन द लाइंस को थोड़ा सा हमेशा कंसीडर कीजिए। और कुछ नहीं हो रहा है, ये चलेंगे ही। 20 सीटों का खास तरह से मसला है, जो त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं कि 13 सीटें पंजाब की और 7 सीटें यहाँ की। वहाँ भी ये है कि वो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस अपोजिशन में, तो उसका एक वो है। और दिल्ली में 5 सीटों पर वो थी, तो 5 का मतलब 5 में से यदि 3 सीटों पर भी वो कांग्रेस लड़ लेती है या 4 सीटों पर लड़ लेती, जो भी वो तय करेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन बल्कि यही दर्शाता है कि INDIA में बहुत प्रॉब्लम्स है और वो एक सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। अब जरा आप दिल्ली पंजाब के आगे आप आगे बढ़ के बात कीजिए। बिहार में क्या हो रहा है? नीतीश कुमार दिल्ली आए। नीतीश कुमार के दिल्ली आने से पहले उनकी पार्टी ने पटना में स्टेटमेंट जारी किया कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे और फिर वहां में दिल्ली में हमारा कुछ पॉलिटिकल काम है और वहां कुछ नेताओं के साथ मुलाकात होगी नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार दिल्ली आ गए, वो सदैव अटल पर चले भी गए समाधि स्थल पर, लेकिन ना वो अरविंद केजरीवाल से मिल पाए, ना राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल पाए। भावुक बहुत थे। उनकी इंडिया अलायंस के किसी पार्टनर के साथ मुलाकात नहीं, अब समय नहीं मिला। वो दिल्ली, उन्होंने तो स्टेटमेंट जारी कर दिया था कि हम मिलने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी उनसे नहीं मिले। समय निकालना पड़ता है जब आपको कुछ सिंबॉलिकली दिखाना हो। कहा गया राहुल जी हिमाचल चले गए हैं, खड़गे साहब भी अवेलेबल नहीं हुए, अरविंद केजरीवाल कम से कम मिलते उनसे, अरविंद केजरीवाल से भी उनकी मुलाकात नहीं हुई है। ये भी एक मसला दिखाई दे रहा है। अब नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि कोई मुझे कन्वीनर बनाए, ऐसा हम सुनते हैं। मैं नहीं कह सकता नीतीश कि मेरे कुमार पास चाहते ही होंगे, क्योंकि पहल उन्होंने की कांग्रेस की लीडरशिप के, कांग्रेस के पहल पर नीतीश कुमार ने पहल की, या उसको आगे से सब कुछ दुकान को संभाला है इंडिया को लेकर। और ये बात समझने की जरूरत होती है कि जब आपने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भी उसमें नहीं मिले, तो अलग अलग पार्टियों का एक साथ बिल्कुल मिक्स हो जाना आसान काम नहीं होता। और ये अलायंसेस की प्रॉब्लम हमेशा होती है। इस प्रॉब्लम को आज इंडिया के तौर, और ये तो बहुत इनिशियल अलायंस है, अभी अभी बना है, आगे बढ़कर कितना बनता है नहीं बनता है। आप तो वो सोचिए एनडीए की सरकार वाजपेयी जी के वक्त में, कि जब ममता दीदी, मायावती जी और
तीसरा जयललिता जी हर दिन ही नाराज रहती थी। जॉर्ज फर्नांडिस को पता ही नहीं था कि वो किस दिन दिल्ली रहते हैं, किस दिन वहाँ रहते हैं। और एक दिन जॉर्ज फर्नांडिस को जाना होता था, एक दिन जसवंत सिंह को जाना होता था। कई बार दोनों लोग अलग अलग शहरों में जा रहे होते थे। तो अलायंसेस के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो इतना आसान नहीं होते। लेकिन यदि आपने तय कर लिया हो कि भैया इसी सरकार को हराना, हमारा कॉमन एनिमी ये है, तो उस पर जब कॉमन एनिमी पर आ जाते हैं तो आप साथ साथ नहीं भी बैठे, परेशान भी हों, तो भी फिर साथ निभा बैठना लेते हैं। पड़ता है। मजबूरी भी कह लीजिए इसको, ठीक है। पसंद ना हो लेकिन मजबूरी है आपकी कि उस पर जाना पड़े। नीतीश कुमार साहब की परिस्थिति क्या बता रही है आपको? अभी 30 और 31 और 1 को मुलाकात बैठक होनी है मुंबई के अंदर। नीतीश जी भावुक हो गए हैं बहुत ज्यादा, और उनकी भावुकता का आलम यह है कि वो क्या बोलते हैं ये भूल जाते हैं। अब उनको अटल जी याद आ रहे हैं। अटल जी उनको बड़ा स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे। जब कोई आदमी इतना ज़्यादा पीछे जाने लगे ना, तो समझ लीजिए कि जो वर्तमान है उस पर उसकी पकड़ कमज़ोर हो गई, छूट गया है कुछ, उनको अभी नहीं मिल रहा है। ज़्यादातर लोग जो किस्से कहानी सुनाते हैं ना, वो कि हमारा पुराने ज़माने में और हमारा ज़माना ये था, तो जब वो कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि आज के ज़माने में वो नहीं है भाई। पूछो उनको जरा, कुछ महत्व दो। ये जो भावुकता नीतीश कुमार की है, ये इस गठबंधन के बड़े खतरे को सामने ला रही। उनको संयोजक बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, जो विजय जी कह रहे हैं मैं भी सहमत हूं कि सबसे ठीक आदमी भाई वही है। तैयारी भी किए थे, उनका था हम हेलीकॉप्टर लेके घूमेंगे, हमको तो लग रहा है उनको हेलीकॉप्टर भी नहीं आप मिलेगा। बात कंप्लीट कीजिए। मुझे तो ऐसा नाम किसी ने कहा कि चल रहा है संयोजक पद के लिए, बताता हूं आपको, बोलिए। तो मुझे ये लग रहा है ना कि जिस जगह पर नीतीश कुमार पहुंच गए हैं वो इररेलीवेंट होते जा रहे हैं, संदर्भहीन होते जा रहे हैं, अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि वहां बयान दे के आए, आपको 12 जून वाली बैठक भूल गई। 12 जून की बैठक उन्होंने तय की थी, खरगे जी और राहुल जी दोनों नहीं मिल पाए, कहा गया अमेरिका में हैं, खरगे जी नहीं जाएंगे। फिर जितने यूपीए के सहयोगी थे सब एक एक करके नीतीश कुमार को नकार देते हैं, और उसके बाद लालू जी कोशिश करते हैं तो 23 जून की बैठक होती है। नीतीश कुमार कहने के लिए चेहरे के तौर पर हैं लेकिन अप्रासंगिक हैं। सच कहें तो सही मायने में मुखौटा। बहुत लोग कह रहे हैं कि उनको पीछे से ठेल रहे हैं, लालू जी अब तुम दिल्ली चले जाओ। नहीं, मैं नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। मैं कहा कि उसमें वो पहल कर रहे थे, और उनकी चिंता ये है कि कहीं दूसरा कोई बड़ा चेहरा ना बन जाए। ठीक तो है। ममता बनर्जी हो सकती है, या कोई और हो सकता है, या कांग्रेस हो सकती है। लेकिन इस तरह की बातें आप इनको क्यों नहीं याद करते? आज उनका वो याद करने का वक्त है। शरद पवार जी को भी, जो रोज अजित पवार से मिलते हैं। नहीं, मैं अभी आता ना प्रधानमंत्री दिल्ली से भी मिलते हैं। दिल्ली पंजाब, दिल्ली इंडिया अलायंस का दिल्ली पंजाब बिहार और उसके बाद महाराष्ट्र पे हम बात करते हैं। हालांकि एक तरह से पवार साहब ने ये सब करके नीतीश जी के लिए थोड़ा रास्ता आसान किया। एक कंटेंडर थोड़ा सा पीछे गया कि ठीक है भाई वो थोड़ा नहीं, वो महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का क्या है, वहां डेली एपिसोड चल रहा है। हाँ, डेली एपिसोड है, तो वो हर दिन कुछ ना कुछ होता है। और फिर उसके तुरंत बाद वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जी के, एक आरती आप ही से मैं एक सवाल पूछना चाहती थी हर्षवर्धन जी से कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश जी चाह रहे हो कि मोदी जी भी उनको उतना ही स्नेह दे जितना वाजपेयी जी ये वाजपेयी जी वाला मामला नहीं समझ में आ रहा है लोगों को। इसमें कांग्रेस में बहुत नाराजगी है। भाई क्या आप अब इधर आ गए हैं तो आ गए हैं ना। हाँ, अब क्या मतलब है, क्या मतलब है अटल वो जी को पुरानी याद बातें करें? करने का इसका संकेत क्या है हर्षवर्धन जी? कई बार आरती जी वो भी होता है क्या जो आप कह रहे हैं कि हम अपने अनुकूल वातावरण में, या कहें कि घर में ही रहते हैं, तो हमको अपने लोगों का जरा सा भी कुछ कहना बड़ा नाराज कर देता है और गुस्सा के हम चले जाते हैं कहीं। अच्छा, लेकिन वहां जब पहुंचते हैं तो परिस्थितियां पता चलता है कि बड़ी कठिन है, लेकिन लौटे कैसे? लौटना चाह रहे हैं वो। अब ये इनकी स्थिति हो गई कि एक बार लौटे दोबारा, और पिछली बार तो सबको याद है कि तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने जीना मुश्किल कर दिया था नीतीश कुमार को। लेकिन अब इधर से गुंजाइश नहीं है, जैसा मुझे जानना नहीं, नीतीश जी लौटना चाह रहे हैं ये आप कह रहे हैं? नहीं, वो कुछ भी कर वो सकते कह रहे हैं कि नीतीश जी की गुंजाइश- कुर्सी बनी रहे, नीतीश जी जैसे हैं वैसे बने रहे, इसके लिए कुछ भी कर अब सकते अभी विजय जी ने कहा कि यहाँ कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार से नाराज है, क्यों गए ये अटल जी की श्रद्धांजलि देने के लिए? सर बताया जा रहा है नाराज तो ये है, और शरद पवार से भी नाराज हैं जी। वहां पर उद्धव ठाकरे को तो भरोसा हो वही गया तो उन मैं पर। कह रहा हूं कि भाई रोजाना जब वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को तो भरोसा हो गया है शरद पवार के ऊपर कि नहीं भैया ये कहीं नहीं जा रहे हैं। 4 बार वो बोल चुके हैं, और 4 बार बोल चुके हैं, 6 बार अजीत पवार से मुलाकात कर चुके हैं, और 4 बार कह चुके हैं कि मैं नहीं जाऊंगा कहीं, यहीं रहूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं हो रहा है उनके ऊपर। मैं नहीं कह रहा हूं, छपी हुई बातें हैं कांग्रेस, बिल्कुल। तो वहां इसलिए मैंने सवाल खड़ा कि भाई शरद पवार भी एक हैं जो हर दिन परेशान करते हैं कि हर दिन वो अजीत पवार से मिलते हैं, फिर प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं, फिर प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करने वाले उस मंच पर भी वो रहते हैं। हालांकि ये सामाजिक व्यवस्थाओं में सब कुछ प्रॉब्लम हो चलता रहा है, है। अभी आपने जो 50 शेड्स ऑफ ग्रे और बिटवीन द लाइंस वाली बात की ना, कांग्रेस चाह रही है ब्लैक एंड व्हाइट। तो कांग्रेस कही तुम यहाँ, या तो तुम यहाँ हो या यहाँ नहीं हो, आधे अधूरे नहीं हो सकते। ये ब्लैक एंड व्हाइट तो होता नहीं है ना। कांग्रेस होती है
कि जो 6 महीने तक उत्तर प्रदेश में जन आक्रोश रैली निकाल रही थी अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ, अचानक चुनावों के बीच में ये साथ पसंद है 2 लड़कों का करते कि नहीं करते? वो राज बब्बर उसके प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको तो पता भी नहीं था। रात तक मैं उनके साथ बैठा हुआ था, उनको खबर भी नहीं थी कि सुबह राहुल गांधी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और होर्डिंग लग जाएंगे। शीला दीक्षित को पता था, आपने चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाया था वहां पर उत्तर प्रदेश में, आपको याद है? जी बिल्कुल। तो फिर तो 50 शेड्स तो हमेशा ही चलते हैं। लेकिन विजय जी ये थोड़ा सा मैं इसको तुलना ठीक नहीं समझ रहा हूँ। शरद पवार इतने बड़े व्यक्ति हैं, वो भाजपा के साथ चले जा रहे हैं भाई। मैं तुलना नहीं कर रहा, मैं तो मैं वैसे कह रहा हूँ कि 50 शेड्स ऑफ ग्रे की अब गुंजाइश कहाँ बची है? अब चुनाव सर पर है। बिल्कुल अब बिल्कुल, आप कह रहे हैं एग्जैक्टली कि वही बात। आप साफ साफ नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये बताइए, अभी तो अगली बैठक तो सर मुंबई में हो रही है ना। मुंबई की बैठक को तो चेयर ही मुझे लगता है कि शरद पवार करेंगे एक तरह से, होस्ट वो हैं। शरद पवार कहाँ होस्ट उद्धव ठाकरे होस्ट है, लेकिन शरद पवार के बिना उद्धव, देखिए मुझे तो ये भी लगता है सारी कोशिश तो यही है ना कि क्या कर रहे हैं अजीत पवार, यही तो जब चाह रहे हैं ना कि बैठक में ना जाएं। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि शरद पवार नहीं जाएंगे? यदि शरद पवार मुंबई की बैठक में नहीं जाएंगे तो फिर साफ हो जाएगा कि ऐसा होगा, लेकिन मुझे इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं कि शरद पवार उस बैठक में ना हो। वैसे तो नीतीश कुमार ने भी कह दिया, मेरी फोन पर बात हो गई, शरद जी कहीं नहीं जा रहे हैं। नहीं, और मैं कह रहा हूं कि बैठक में जाएं और उसके बाद फिर भतीजे से मिलने, भतीजा ही तो है भाई, भतीजा ही तो है ना। वो बैठक में जाएंगे, उसके बाद भतीजे से मिल लेंगे। तो ये, और मैं तो ये कह रहा हूं, हम लोग बेवजह कह रहे हैं कि शरद पवार सबको परेशान कर रहे हैं। सब मिलकर शरद पवार को परेशान कर रहे हैं। उनको इतना ज्यादा परेशान करना इस उम्र में, इस आयु में, ये उचित नहीं मानता मैं। ये ठीक नहीं है जिस तरह से सारे लोग परेशान करने उनको पहुंच जाते हैं। और हम लोग भी राजनीतिक चर्चा में कहते हैं पवार साहब गड़बड़ कर रहे हैं। अरे भाई, वो उम्र है उनकी, वो व्यक्ति हैं, उनका घर परिवार है, क्या वो सामान्य शिष्टाचार भी नहीं निभाए? ये तो ठीक नहीं है ना। ये तो मतलब किसी भी तरह से उचित। बैठक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे शरद पवार? बैठक में जाएंगे और उसके बाद भतीजे से मिलेंगे। तो ये फिर काम तो फिर तो साफ आप कह रहे हैं, अब तो ब्लैक एंड व्हाइट हो ही गया फिर। नहीं, ये ब्लैक एंड व्हाइट ही है, मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता है। मुझे शरद पवार जिस अवस्था में है उसमें अब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होकर कोई महाराष्ट्र में राजनीति कर देंगे, ये मुझे नहीं लगता है। देखिए, शरद पवार जी को तब से याद कीजिए जब उनकी 75वीं सालगिरह थी, बर्थडे थी, तो उसका एक फंक्शन था जब नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी शायद, और नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों लोग उस कार्यक्रम में शामिल थे। वाजपेयी जी की सरकार थी, नरसिम्हा राव भी उसमें थे और शरद पवार भी थे और नरसिम्हा राव भी थे, तो तीनों लोग थे। तो शरद पवार जी हमेशा ऐसे चलते, जो इतना उनका प्रेम है ना, विद्वेष, वो जो आप बार बार एक तो ज्ञान देते हैं कि भाई राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन मत माने, तो शरद पवार जी तो यही करते हैं ना। चलिए ठीक है, ठीक चले। अभी ये हमने इंडिया अलायंस की बात की, इसका जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया था, जैसे लोग कहते हैं ना कि ये चावल पक रहा है तो आपको बिरयानी बना रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप पूरी हांडी में जाके छानते हैं, देखते हैं कि ये चावल पक गया, एक एक दाना चुन करके एक दाना बता देता है आपको ये कितना पका है। उत्तर प्रदेश में ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। एक सीट है घोसी, जहां हो रहा है एक उपचुनाव बड़ा दिलचस्प, और वहां ना कांग्रेस लड़ रही है ना बसपा लड़ रही है, वहां केवल समाजवादी पार्टी है और उधर भारतीय जनता पार्टी है। अब ये जो विपक्षी गठबंधन का पहला इम्तिहान है, इसमें कितनी मजबूत दिखाई दे रही है तैयारी। और अजय राय बन गए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट। और प्रियंका गांधी कहां हैं? प्रियंका गांधी भी क्या बनारस में इस बार कुछ एक्टिव होने जा रही हैं? इस तमाम मुद्दों पर बात। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।